वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर और पाक्षिक मूल्यांकन द्वारा दिए गए असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के साथ दिसंबर माह के पाक्षिक मूल्यांकन विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है K4FeCN6 में Fe2+ के लिए प्रभावकारी परमाणु की संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक देखें, परमाणु संख्या देखेंगे तो कितनी होती है, 26 होती है। अब EAN फार्मूला में उसको हम रखेंगे। EAN का फार्मूला क्या होता है, केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होगा उसमें हम केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर और उसके साथ हम उसकी उपसंयोजक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, धातु परमाणु संख्या की, तो उससे हमको EAN उसका मिल जाता है, यानी प्रभावकारी परमाणु संख्या हमको उससे ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 - 2 × 12। 12 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 6 यहाँ पे CN6 के साथ उसका क्या है, लीगेंड है उसका CN जो है, और उसके साथ हम उसका कोऑर्डिनेशन निकाल रहे हैं। तो चूँकि इसके ऑक्सीडेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 36। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका स्वार्ट्स अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया में जनरली आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, फ्लोराइड के साथ जो है किसी भी एल्किल ग्रुप का प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसको एल्किल फ्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी आप एल्किल समूह लिख सकते हैं, जैसे CH3 C2H5 ये लिख सकते हैं, और कोई भी हैलोजन हो सकता है इसमें, जैसे फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन इसके साथ। अब ये हम फ्लोराइड जो फ्लोरीन होते हैं वो किसी धातु परमाणु जो कि जैसे कोई भी भारी धातु होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक, मरकरी हो गया, इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है CH3Cl और ये सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाएगा फ्लोरोमीथेन। यहाँ पे F है तो ये हो जाएगा फ्लोरोमीथेन, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप देखिएगा जब भी आपको कोई भी रिएक्शन अगर याद ना आए तो RX और RF यही का फॉर्मूला, यही जो है वो बनता है, और इसमें फ्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्शन होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगला फिंक्सटाइलिन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। फिंक्सटाइलिन समीकरण जो है आपका क्या है कि इसमें हम एथिल क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपको बनेगा एथिल आयोडाइड। ये भी आपका क्या है, हेलोजन एक्सचेंज है। आपके इसके पहले जो भी आपने रिएक्शन देखा वो भी हेलोजन एक्सचेंज है, जिसमें दोनों में हेलोजन का ही एक्सचेंज होता है। इसमें क्लोरीन जो है वो आयोडाइड के साथ चेंज हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। तो उसमें लेकिन रिएक्शन जो थी उसमें क्या होता है, केवल फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल है। अगला है आपका फिटिंग अभिक्रिया के लिए समीकरण। फिटिंग अभिक्रिया समीकरण क्या है, जिसमें हम एरिल हैलाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसको शुष्क ईथर के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर डाईफेनिल जो है वो प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो भी मिलता है बाई प्रोडक्ट। तो इसलिए ये जो है वो फिटिंग अभिक्रिया है। प्रश्न 5वां है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में से SN1 अभिक्रिया की संभावना किसमें अधिक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड में होता है, तो यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप जाते जाएंगे हैलोजन की संख्या जैसे जैसे कम होती जाती है, तो आप यहाँ पर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया करने की दर जो रहती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगला प्रश्न है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। साधारण प्रकाश की किरण को निकल प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश में परावर्तित हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल यहाँ रिएक्शन देखेंगे तो जब आप इसको, ये साधारण प्रकाश आपको दिख रहा है, अगर आप इसको निकल प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो उनका वाइब्रेशन है, जो उनका कंपन है, जो प्रकाश की जो तरंगे हैं उनका कंपन जो रहता है वो कैसा हो जाएगा, एक ही प्लेन में होने लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इनका डायरेक्शन कैसा हो गया, केवल एक ही डायरेक्शन में वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। तो यह घटना जो रहती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। अगला है आपका प्रश्न प्रतिबिंब रूप क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रतिबिंब रूप क्या है, वे त्रिविम समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते। अर्थात ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप ले लो जो कि एक दूसरे पर अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज्ड नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। अध्यारोपित होने का मतलब आप अपने हाथ से भी समझ सकते हैं। अगर आप अपना एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे पर ऊपर सुपर इम्पोजिबल जो है वो नहीं होता है, क्योंकि आपका जो थंब है यानी आपका जो अंगूठा है दूसरे हाथ की लास्ट वाली फिंगर के ऊपर आता है। तो वैसे ही ऐसे भी कई मॉलिक्यूल होते हैं जब उनको उनके मिरर के सामने रखा जाता है यानी दर्पण के सामने रखा जाता है तो वो अपने ही प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। जो राइट वाला सिरा है वो लेफ्ट वाले सिरे की ओर दिखाई देता है और जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले की ओर। तो ये होता है आपका प्रतिबिंब रूप। अगला है आपका क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ अभिक्रित करते हैं। इसका समीकरण लिखना है, तो इसमें आपको बनेगा एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl। इसको आप जलीय KOH के साथ अभिक्रित कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3CH2OH। यहाँ पे Cl जो है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम के साथ रिप्लेस हो जाता है, आपको बनेगा एथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है आपका CFT के अनुसार अष्टफलकी संकुल के लिए डी कक्षकों का विपाटन का आरेख बनाइए। विपाटन क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। जब एनर्जी लेवल के सामने किसी एनर्जी लेवल के सामने ये डी ऑर्बिटल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली स्प्लिट हो जाते हैं। उनकी एनर्जी जो रहती है, जो भी ऑर्बिटल, चूँकि हम जानते हैं डी ऑर्बिटल 5 उसमें कक्षक डिवाइडेड है, ठीक है, ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। जैसे है वो DX y DYZ DZX DX2 y² और DZ², इसमें वो डिवाइडेड है। जब ये लिगेंड के साथ आप रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जैसे अब ये अष्टफलकी संकुल बनाने वाला है, तब उस स्टेज में ये इसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, EG सेट और T2G सेट। अगर आप EG सेट में देखेंगे तो इसमें जो भी लिगेंड के मार्ग में आएगा वो जो रहेगा उसका प्रतिकर्षण ज़्यादा होने लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। और जिनका लिगेंड के मार्ग में नहीं आया तो उनका प्रतिकर्षण कम होता है, तो उनकी एनर्जी जो रहती है वो डाउन हो जाती है। आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। EG सेट ऊपर होता है, T2G सेट नीचे होता है। यहाँ पर EG सेट की एनर्जी जो रहेगी +0.6 D डेल O होगी। O क्या शो करता है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। और T2G के स्ट्रक्चर में T2G की एनर्जी आप लिखेंगे -0.4 डेल O। अगला प्रश्न है आपका, उच्च एल्किल हैलाइड ध्रुवित होते हुए भी जल में अविलय होते हैं, क्यों? किसी भी के जल में विलेयता जो रहती है वो किस पर डिपेंड करती है कि जल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो जल में विलेय होगा और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता वो जल में अविलय होगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि उच्च एल्किल हैलाइड जल में इसलिए विलेय नहीं होते, वो पोलर नेचर के होते हैं यानी ध्रुवित होते हैं, प्लस और माइनस में विभक्त होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। इस कारण से वो क्या करते हैं, जल के साथ घुलते नहीं हैं और अविलय हो जाते हैं। लेकिन वो कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, इन सभी में क्या होते हैं, विलय होते हैं। आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। किसी भी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड तथा धातु आयन पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। स्प्लिटिंग जो रहेगी वो किस पर डिपेंड करती है, लिगेंड और धातु आयन पर विद्यमान जो आवेश है यानी जो चार्ज है, जो भी आप लिगेंड ले रहे हैं उस पर, ठीक है। तो कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में विपाटन यानी कि स्प्लिटिंग जो रहेगी वो अधिक होती है, जबकि कुछ जो रहेंगे वो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे डी कक्ष का विपाटन जो रहता है वो कम हो जाता है। तो इसको बताने के लिए कि कौन प्रबल लिगेंड है और कौन जो है वो दुर्बल लिगेंड है, ठीक है, या प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करेगा लिगेंड जो स्प्लिटिंग जिससे अधिक होगी, और कौन जो है वो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिससे स्प्लिटिंग कम होगी, इसको बताने के लिए लिगेंड को इनकी बढ़ती हुई क्षमता के आधार पर हम क्या करते हैं, एक श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं। और जो वो श्रेणी बनती है वो श्रेणी कहलाती है आपकी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। आप यहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं जैसे किसकी सबसे हाईएस्ट जो है वो लिगेंड की विपाटन क्षमता जो रहेगी वो बढ़ाता है, या जो है प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और कौन जो है वो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है आपका, VBT के आधार पर NiCO4 की संरचना स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निकिल का, इसको हम कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है। यहाँ पे धातु परमाणु जो है वो क्या है, निकिल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे इसका परमाणु संख्या 28 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 3D 8 और 4s2, ठीक है। अब इसकी
नॉर्मल स्टेज में अगर आप इसको देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भराव कैसा है, देखिए 3d8 भरा हुआ है और 4s जो है वो 2 के साथ फिल है और 4p जो है वो खाली है। अगर आप एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d कक्षक को पूर्ण रूप से भर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अब कितने कक्षक बच गए, 4s और 4p कक्षक बच गए। इसका मतलब अब जो लिगेंड जो है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, Cn, यहाँ पर आप देख लीजिए CO4 है, तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल बचे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4 ऑर्बिटल जो है वो बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो कार्बोनिल जो है उसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो इन्हीं कक्षकों में होती है S और P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप इसका कार्बोनिल के साथ देखेंगे तो sp3 जो है वो इन चारों कक्षकों में भरे जाते हैं और कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, sp3 का आप जानते हैं टेट्रा क्या संरचना होती है, चतुष्फलक संरचना होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे निकिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, चारों कोनों पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनिल परमाणु, ठीक है, जो लिगेंड है एक प्रकार का। और यहाँ पर जब इनके बीच का बॉन्ड बनता है तो 109.28 होता है, ठीक है। अगला है, इसमें हम कैसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, ठीक है, जो कि CO लिगेंड के रूप में धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध के रूप में जुड़े रहते हैं, जो उदासीन लिगेंड है। अतः निकिल की ऑक्सीडेशन संख्या जो रहेगी वो 0 है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है तथा इसकी आकृति जो रहती है वो चतुष्फलकी होती है। अगला है आपका प्रश्न, हेलो एल्केन की अपेक्षा हेलो एरीन में हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है, इसका कारण लिखिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य 2 कारण क्या है कि हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला क्या देखिए, हेलो एरीन्स जो होते हैं उसमें sp2 संकरण पाया जाता है, जबकि हेलो एल्कीन जो होते हैं उसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि 2 में S जो रहता है उसका X कैरेक्टर जो रहता है वो ज़्यादा होता है, मतलब S लक्षण, S ऑर्बिटल का जो लक्षण होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, नाभिक के ज़्यादा समीप होता है और नाभिक के समीप होने के कारण उसका आकार भी छोटा होता है। sp2 है तो उसका आकार छोटा होता है, नाभिक के ज़्यादा समीप है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता जो रहेगी वो क्या होती है, यानी आप उसमें रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन का सब्सटीट्यूशन कराते हैं, तो वहाँ से किसी भी चीज़ को निकालना जो रहेगा वो कठिन हो जाता है, क्योंकि वो उनके साथ दृढ़ता के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक पहला कारण है कि हाइब्रिडाइजेशन, की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण वो जो है हैलोजन के साथ विस्थापन जो कठिनाई से देते हैं। दूसरा कारण होता है इसका कि अनुनाद प्रभाव। जानते हैं बेंजीन जो रहता है, हेलो मतलब एरीन्स मतलब क्या होंगे, बेंजीन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एरीन्स जो परमाणु होते हैं, एरीन जो होते हैं हेलो एरीन्स, उसमें क्या होगा कि CX बॉन्ड में जो रहता है बंध बनेगा, तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड जो रहता है उसका स्ट्रक्चर का गुणा जाता है, समान जो रहती है संरचना के गुणा जाते हैं, जिसके कारण CX बंध की लंबाई कम, X परमाणु से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। जैसे मतलब जो हैलाइड जो रहेंगे, हैलोजन जो रहते हैं वो X जो है वो कम लंबाई के साथ ही किसके साथ जुड़े रहते हैं, कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, जो कि दृढ़ता से जुड़ा रहता है और प्रतिस्थापन जो रहता है वो कम देता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बेंजीन का। आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रही है, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे हैलोजन जो है वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है, डबल बॉन्डेड इसमें प्रेजेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। और ये इनकी लंबाई जो रहती है वो भी छोटी होती है और सेंट्रल मतलब कार्बन परमाणु के साथ ये दृढ़ता के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हैलोजन जो रहता है वो कम सब्स्टिट्यूट होता है इसमें। अगला प्रश्न है आपका, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को क्रिया विधि लिखकर स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको SN1 का ही बता रही हूँ। SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक आपके अलग अलग होते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल्स का जो है के द्वारा सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन हो जाना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, तो 1 का क्या मतलब होता है कि ये स्टेप क्या होती है, इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन केवल एक ही
अभिकारक पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको हम 1 लिखते हैं। और SN2 क्या होगा, 2 अभिकर्मक पर जो रहेगा वो क्या करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, इसलिए इसको हम SN2 बोलते हैं। ठीक है, तो SN1 और SN2 का आपका नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंस पूछा गया। तो आप एक बेसिक डिफरेंस ये बता सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन केवल एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, SN2 में 1 से 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। तो SN1 में अगर हम आगे बढ़ें तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 1 जरूर है लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जैसे विषम विदलन कहते हैं, होता है, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बना है आपका एक कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसे CH3 C CH3 CH3, अगर आप इसमें से इसका क्लीवेज कराएंगे तो ब्रोमीन अलग हो जाएगा और C+ के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये स्टेप जो रहती है वो धीमी होती है और मतलब रिएक्शन स्लो होगी और रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणी होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो दर निर्धारण पद है, और इसमें अभिक्रिया का एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया एक अणुक अभिक्रिया जो रहती है वो कहलाती है। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का इसके साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH है, जब ये आप इसको, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको लिखा है C4H9। ठीक है, ये आप इसको, यही रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C4H9। ठीक है, ये बहुत डार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आपका C4H9 एल्कोहल जो है वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर जो रहेगी वो किस पर डिपेंड करती है, केवल एल्किल हैलाइड, यानी कि आपने वहाँ पर देखा RX जो रहेगी उसी पर डिपेंड करती है। और अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करती है, और OH आयन जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी सांद्रता अभिक्रिया की रेट को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, जो स्लो रिएक्शन होती है, जो कि स्लो हो रही है, कौन सी हो रही है, फर्स्ट वाली ही हो रही है जो एल्किल हैलाइड है। तो एक ही स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में ही हो गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन, उस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ये SN1 अभिक्रिया कहलाती है। 15वां प्रश्न आपका कहता है, निम्न का सूत्र लिखकर IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है, एलाइल ब्रोमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड आपका प्रश्न है, तो इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसका IUPAC नेम लिखेंगे 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। अगला है आपका विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोएथीन। नेक्स्ट है आपका बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का आप देख सकते हैं C6H5CHCl2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका IUPAC नेम होगा डाइक्लोरो मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक करिए, हमारे चैनल्स के सॉल्यूशन असाइनमेंट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।